नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का A1 एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, तो हम आज शुरू करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम निबंधात्मक प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए निबंधात्मक प्रश्न जो है वह पहला जो टॉपिक था हमारा पुनर्जागरण, उससे संबंधित है। क्या पूछा गया है? कला एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान यूरोप में पुनर्जागरण युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर पूछा गया है पुनर्जागरण का आशय स्पष्ट करते हुए कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। अथवा में क्या है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण के क्या कारण थे, यह सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ, पुनर्जागरण युग के कला एवं साहित्य में प्रगति का वर्णन कीजिए। तो कुल मिला के साथियों, पुनर्जागरण से संबंधित सारी जानकारी यहाँ आ जाएगी। उसके कारण, उसके परिणाम, इटली से ही शुरू क्यों हुआ, साहित्यिक उपलब्धियां, कलात्मक उपलब्धियां, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको बता चुका हूं मैं पुनर्जागरण के बारे में साथियों। जो पुनर्जागरण है उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया, यानी कि फिर से जागना। इसे इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसका जो सर्वप्रथम यूज है वह इस शब्द का सबसे पहले यूज वैसाली ने किया था, जो कि एक इटालियन लेखक था। चलिए, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? सभ्यता व संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत विकास होने के कारण ही इसका अर्थ फिर से जागना हुआ। यानी कि अब जो सभ्यता है और संस्कृति के क्षेत्र में जो व्यक्ति है वह पुनः जाग रहा है इसके अंदर। ठीक है, फिर से जागने को क्या कहा गया? पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण का अंग्रेजी में शब्द क्या है? रेनासेंस, है ना, यह रिनेसेंस। तो साथियों, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म लेना। यानी कि हम कहते हैं कि एक लंबा अंधकार युग था, इस अंधकार युग से एक नया सवेरा हुआ और जो व्यक्ति है उसने पुनर्जन्म लिया। ठीक है, अतः पुनर्जागरण मनुष्य की उपलब्धियों की ओर संकेत करता है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनसाधारण क्रमशः परलोक में रुचि कम रखने लगा और इस लोक में अधिक जिज्ञासा जानने लगा। यानी कि अब जो आदमी है वह भविष्य की चिंता नहीं कर रहा, वह यह लोक की चिंता कर रहा है। पुनर्जागरण में क्या होता है कि भाई आगे की मत सोचो, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान की सोचो, वर्तमान पर फोकस करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। ठीक है, अपनी उपलब्धियों का विकास करो, यही काम होता है पुनर्जागरण में। अतः पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म, शासन आदि में परिवर्तन किए। ठीक है, पुनर्जागरण का अर्थ आधुनिक समय में उन सब महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तनों से लिया जाता है जो इटली में 1300 ईस्वी के बाद हुए और 1600 ईस्वी तक यूरोप के अन्य भागों में फैल गए। ठीक है, तो ये साथियों 1300 से लेकर 1600 ईस्वी यानी 14वीं शताब्दी से लेकर हम देख रहे हैं 16वीं 17वीं शताब्दी तक का जो काल है वह पुनर्जागरण काल माना जा रहा है। यह पुनर्जागरण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, इसने मानव समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। प्रत्येक क्षेत्र बोले तो कला का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र, हर क्षेत्र को। ठीक है, इससे 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। मनोवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। अब जो वह है सीधी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता था, अब वह तर्क का प्रयोग करता था। ठीक है, तथ्यों की अच्छे से जांच करने लगा। वे धर्म के बंधन से मुक्त हो गया। अब जो विषय उसका चयन था वह प्रकृति हो गया। धर्म के बंधनों से पूरी तरह जो है वह व्यक्ति मुक्त हो गया। लौकिक जीवन पर स्वतंत्रता से विचार करने लगे। शिक्षा का भी विकास होने लगा। अब साथियों धीरे धीरे शिक्षा का विकास हो रहा है और शिक्षा का विकास होगा तो मनुष्य जागरूक होगा, जागरूक होगा तो अपने अधिकारों के बारे में जानेगा। प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार दिनों दिन बढ़ता रहा। प्रादेशिक भाषाओं से जो साथियों जन सामान्य लोग हैं उन्हें भी वह भाषा समझ में आती थी, तो वह जो है साथियों उस भाषा में दिए गए जो उपदेश थे उन्हें समझकर क्या कर रहे थे? पुनर्जागरण को बढ़ावा दे रहे थे। धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद अब प्रादेशिक भाषाओं में होने लगा। धर्म ग्रंथों का अनुवाद प्रादेशिक भाषा में क्यों किया? ताकि आम जनता भी उस ग्रंथ को समझ सके, उसमें क्या उपदेश दिए गए हैं उन्हें। ठीक है, इससे शिक्षा के क्षेत्र में नवीन लहर का जन्म हुआ। जन साधारण के लिए शिक्षा सुलभ हो गई। अब सभी तक शिक्षा पहुंच रही है। कलाकारों की कृतियों में आध्यात्मिकता के स्थान पर मानव समाज का भौतिक जीवन भी प्रतिबिंबित होने लगा। वैज्ञानिक अन्वेषण भी अद्भुत भावना से जन साधारण के हृदय में अंधकार को दूर कर उन्हें ज्ञान रश्मियों से आलोकित करने लगे। यानी कि अब ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, जो वैज्ञानिक खोजें हो रही थी, ठीक है, जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, इन्होंने अब आदमी को जो है अंधकार से निकालने का क्या किया? काम किया। पुनर्जागरण की परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या देते हैं? इस प्रकार दी है। पुनर्जागरण का अर्थ विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य, पुनर्जन्म तथा यूरोपीय भाषा का विकास है। ठीक है, तो साथियों हम यहाँ देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी मानते हैं कि पुनर्जागरण में हर क्षेत्र में विकास होता है। पुनर्जागरण के कारण क्या थे? तो देखिए, पुनर्जागरण यूरोप की एक आकस्मिक घटना नहीं थी जो किसी अमुक दिन अमुक रूप से जो है घट गई। ये कोई ऐसे नहीं थी कि अचानक से ही घटना ये घटित हो गई।
इसके पूर्ण होने में कई सदियां लगी। डेविस ने इस मत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि पुनर्जागरण विकास की एक क्रमिक विधि, क्रमिक यानी कि धीरे धीरे जो है विकास हुआ, क्रमिक विधि थी जिसने अपनी चरम सीमा पर पहुंचने में 2 या 3 शताब्दियां लगा दी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 200-300 जो वर्ष है साथियों वह लग रहे हैं। इसका प्रारंभ किसी एक कारण से न होकर अनेक कारणों से हुआ था। कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था पुनर्जागरण के लिए, अनेक कारण जिम्मेदार थे। अब वो कौन कौन से कारण है देखते हैं साथियों, आ जाइए। तो देखिए, धर्म युद्ध, साथियों धर्म युद्ध है, इन्होंने किस प्रकार से पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया। तो देखिए, अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु ईसाइयों को तुर्की के मुसलमानों के साथ कई धर्म युद्ध लड़ने पड़े। ठीक है, यहाँ पर ईसाई है वह तुर्की मुस्लिम से क्या कर रहे हैं, धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। धर्म युद्धों में यद्यपि ईसाई लोग तुर्की पर विजयी नहीं हुए, पर इन युद्धों का यूरोप पर काफी प्रभाव पड़ा। हालांकि ईसाई नहीं जीत पाए, परंतु तुर्की को इन्होंने प्रभावित किया। इन युद्धों की पराजय से ईसाइयों को अपनी अवस्था का ज्ञान हो गया। वे संगठित होकर विदेशों में जाने लगे। भाई उन्हें पता चला कि अब हम जो है, हमारी क्या हालत है, हम किस हद तक जो है साथियों सफलता हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपनी शक्ति का आभास हुआ और साथियों संगठित होकर ये विदेशों में जाने लगे। इन युद्धों में भाग लेने के कारण वे पूर्वी देशों के संपर्क में आ गए। ठीक है, पूर्वी देश जो है साथियों एशिया के देशों में ये क्या आ गए, संपर्क में आ गए। इन युद्धों में भाग लेने के कारण यूरोप वासियों को समुद्री मार्गों का ज्ञान हो गया, जिससे यूरोप वासी अब पूर्व में जाने से नहीं हिचकिचाते थे। भाई पहले क्या अवधारणा थी कि समुद्र के पार उस तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, आगे कुछ नहीं है, पृथ्वी गोल ऐसे घूमी हुई है ना, तो उस तरफ खाई है। लेकिन अभी अवधारणा का इसका पतन हो गया पुनर्जागरण काल में और नए नए समुद्री मार्गों की खोज हुई। अब जो लोग हैं वह पूर्वी देशों के संपर्क में आने लगे। इन युद्धों में से सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया, अतः बहुत से व्यापारी भी युद्ध में के बहाने पूर्वी देशों से भूमध्य सागरीय प्रदेशों की ओर रवाना हुए। ठीक है, जो व्यापारी है वह भी व्यापार के दृष्टिकोण से जो है पूर्वी देशों की तरफ जाने लगे। इससे यूरोप वालों के विचार संकीर्णता न रहे और व्यापार में प्रगति करने लगे, जिसका पुनर्जागरण पर भारी प्रभाव पड़ा। यानी कि जो यूरोप वाले हैं, अब उनकी जो संकीर्ण विचारधारा थी वह बदल गई और साथियों वह अपनी विचारधारा को उन्होंने क्या किया, ब्रॉड किया और वह जो है व्यापार करने लगे पूर्वी देशों के साथ। ठीक है, दूसरा है छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने के आविष्कार में मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सी पत्र पत्रिकाएं या फिर हम कह सकते हैं छापे खाने से जो पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, लोग पढ़ने लगे, प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ, लोगों में जागरूकता आई। पुनर्जागरण आंदोलन की सफलता का श्रेय छापे खाने को भी दिया जाता है। इसके अभाव में साहित्यिक व वैज्ञानिक ग्रंथों की उपलब्धि जनसाधारण को किस प्रकार हो सकती थी। छापे खाने के आविष्कार ने पुस्तकों की छपाई व प्रकाशन को न सिर्फ सस्ता किया, बल्कि इससे पुस्तक अधिक संख्या में छपने लगी, लोगों के पढ़ने की आदत बढ़ने लगी। बाइबल की पुस्तक अब घर घर में जो है प्राप्त होने लगी। जनसाधारण को अपने दयनीय जीवन का आभास हुआ। अब वे आशावादी बनकर अपने सुंदर भविष्य की कल्पना करने लगे। अब साथियों वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ के साथियों उन्हें ज्ञान हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उन्हें पता चल रही है हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, भाई दुनिया तो कितनी आगे निकल गई, हम तो यहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो उन्हें एक प्रकार से छापे खाने से क्या हुआ, पुस्तकें छपने लगी, ज्यादा पुस्तकें छपने लगी तो पुस्तकें सस्ती हो गई, घर घर में बाइबल पहुंच गई, तो जो लोग जो है वह जागरूक हो गए। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार 1453 ईस्वी। क्वेश्चन आ जाएगा सीधा कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, 1453 ईस्वी। उस्मानी तुर्कों ने बांजेटाइन साम्राज्य की राजधानी पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पूर्वी इजराइल साम्राज्य की राजधानी होने के कारण यूनानी विद्वानों एवं कलाकारों का केंद्र था, पर तुर्कों के अत्याचार से पीड़ित यूनानी विद्वान शरण लेने हेतु पश्चिम रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम में आ गए। ठीक है, ये जो तुर्कों के जो अत्याचार हो रहे थे इससे परेशान होकर साथियों ये जो यूनानी विद्वान है, ये विद्वान थे, ये कला के क्षेत्र में काफी अग्रणी थे। ठीक है, अब ये क्या करने लगे, अपनी सारी सामग्री पोथी पाने लपेट के किधर आ गए साथियों, ये राजधानी रोम में आ गए। यूनान के विद्वान अपने साथ कई अमूल्य ग्रंथ लेकर आए। अब साथियों बहुत सारे ग्रंथ लेके आए, साहित्यिक विकास हुआ। इससे देखो यूरोप वासियों ने अपनी प्रवृत्तियों में यूनानी विचारों को स्थान देना प्रारंभ किया। जीवन के क्षेत्र में नए विचार पनपने लगे। लोगों ने नए दृष्टिकोण से सोचने की जिज्ञासा जो है प्रारंभ कर दी। अब साथियों जो है ये यूनानी साहित्य जो लोगों तक पहुंचने लगा और लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। आगे देखिए मानवतावाद। तो मानवतावाद का जनक है पेट्रार्क। कौन है, मैंने बताया था आपको, पेट्रार्क। और साथियों ये जो पेट्रार्क है इसने जो इसे मानववादी विचारधारा का प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। इस मानववादी से मतलब क्या है, मानव का मानव जीवन में रुचि लेना, उन्नत ज्ञान। ठीक है, तो देखिए यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द ह्यूमनिज से निकलता है, जिसका अर्थ है उन्नत ज्ञान।
मानववादी मनुष्य की धर्मशास्त्र के प्रति कोई रुचि न थी। वे जनसाधारण को सुसंस्कृत बनाने के लिए प्राचीन साहित्य पर जोर देते थे। इस युग में पेट्रार्क, बोकासियो तथा बेकन, देखिए पेट्रार्क तो है, इसके अलावा बोकासियो भी है और बेकन भी है, नामक प्रसिद्ध विचारक हुए। उन्होंने तर्क और जो प्रयोग है उन पर जोर दिया, यानी कि तर्क पर और प्रयोग पर, इनोवेशन, आविष्कार पर बल दिया। उनके विचारों से मनुष्य चर्च एवं जो धार्मिक बंधनों से क्या हुआ, मुक्त हो गया। वे स्वतंत्र रूप से चिंतन करने लगे। इतिहासकारों ने इसे मानववादी संज्ञा दी। इस धारा ने पुनर्जागरण में सहयोग दिया। तो मानववादी जो विचारधारा थी उसने भी पुनर्जागरण में सहयोग दिया। नगरों का विकास हुआ साथियों। मध्य युग की समाप्ति तक यूरोप में विभिन्न देशों में बड़े बड़े नगर आबाद हो गए। व्यापार के विकसित होने के कारण धनी व्यापारी वर्ग नगरों में निवास करने लगे। धन की प्रचुरता से उनकी इच्छाओं में दिनों दिन वृद्धि होने लगी और उनका जीवन विलासिता की ओर उन्मुक्त होने लगा। नगरों के ये धनी लोग मुख्य धार्मिक बंधनों से अपने आप को मुक्त मानने लगे। उन्होंने धार्मिक कठोर नियमों की अवज्ञा कर स्वतंत्र चिंतन का जो है एक प्रकार से प्रारंभ किया। तो साथियों यहाँ हम देख रहे हैं नगरों का विकास हुआ, नगरों में कुछ विलासी लोग आए, उन्होंने जो धार्मिक बंधन है उनका विरोध किया और स्वतंत्रता का क्या किया, विकास किया। वैज्ञानिक चेतना, अब साथियों वैज्ञानिक चेतना से जो है साथियों मस्तिष्क में चेतना आती ही है। आपको पता है विज्ञान जो है उसने सभी पाखंडों का खंडन कर दिया। अब हर चीज पर जो है आदमी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। इतिहास को भी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, अदरवाइज तो फिर इतिहास जो अतीत में घटित घटनाएं होती है वो सारा इतिहास बन जाए, है ना। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने अपने अन्वेषणों द्वारा मनुष्य के अंधविश्वासों का अंत किया। रोजर वेकन, इसके अलावा कोपरनिकसन है, गैलीलियो है, आदि के प्रयोगों और विचारों के आधार पर सत्य को खोजने का प्रयास किया गया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, मैंने आपको बताया था। पेंडुलम का भी आविष्कार किया था गैलीलियो ने ही, ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि मानव तर्क में विश्वास करने लगा और वह किसी बात को बिना प्रमाण के मानने को तैयार न था। अब भाई साहब आप कोई चीज अगर कह रहे हो तो मुझे सबूत चाहिए, बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं मानूंगा। आगे देखते हैं साथियों, भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों ने भी साथियों पुनर्जागरण में जो है काफी योगदान दिया। भौगोलिक खोज हुई, भौतिक दूरियां हैं एक देश से दूसरे देश के बीच वह समाप्त हुई, व्यापार व्यवसाय बढ़ने लगा, धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा। तो यूरोप के पुनरुत्थान और विकास में भौगोलिक अन्वेषणों का भी बड़ा हाथ था। इन भौगोलिक खोजों से व्यापारियों के समक्ष व्यापार का क्षेत्र विस्तृत हो गया। तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तब पूर्वी यूरोप के व्यापार को धक्का लगा, अतः व्यापार के लिए नए मार्ग खोजे गए। इन खोजों के परिणाम स्वरूप वे विश्व के अन्य लोगों से संपर्क में आए। यूरोप वासियों में नवीन विचारों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने दूर दूर के देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित किए। तो साथियों भौगोलिक खोजों में मैंने बताया था अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी 1492 में। इसके अलावा वास्को डी गामा भी 1498 में भारत आता है। व्यापारिक क्रांति, अब साथियों समुद्री मार्ग प्रशस्त हो गया। इंग्लैंड जो है वह जहाजरानी के रूप में विकसित हुआ, आपको पता होगा। इटली की भी जो है हम कहते हैं समुद्री विकास हुआ, समुद्री व्यापार में विकास हुआ, इससे व्यापारिक क्रांति आई। भौगोलिक अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भौगोलिक अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप यूरोप का व्यापारिक क्षेत्र विस्तृत हो गया। पूर्व में यूरोपवासी भारत तक तथा पश्चिम में अमेरिका तक व्यापार करने लगे। व्यापार में अर्जित पूंजी में नवीन कला पर आधारित भवन बनाने लगे, ठीक है। फुर्सत में के समय में पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगे। राजनीति प्रशासन में भाग लेने लगे। शासन प्रणाली में परिवर्तन चाहने लगे। व्यापार के माध्यम से जिन देशों के संपर्क में आए उनके विचारों को अपना यहाँ स्थान दिया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में नवीन विचारधारा का आविर्भाव हुआ। यानी कि देखिए दोस्तों, जब व्यापार व्यवसाय होता था, मैंने आपको बताया था कि व्यापारियों के साथ कुछ ईसाई धर्म के या फिर कोई धर्माधिकारी भी चले जाते थे और जो वह क्या काम करते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, है ना। तो व्यापार के साथ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, व्यापार के साथ साथियों में यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो धर्म है उसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है। पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। भाई व्यापारिक क्रांति आई, लोगों के पास पैसा आया तो लोगों ने फिर क्या किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, ठीक है। पूंजीवादी आने के बाद जिसके पास पैसा है वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी जो व्यापार शुरू कर सकता है, उसके ऊपर उसका व्यक्तिगत अधिकार होगा। व्यापारिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के देशों में पूंजीवाद का सूत्रपात हुआ। अपने धन की सहायता से धनी वर्ग ने शासकों को शक्तिशाली बनाया। इन धनी लोगों ने ही मानववादी विचारधारा को अपनाकर परलोक की चिंता छोड़ दी तथा इस लोक में अपना जीवन सुखी बनाने का प्रयास किया। बोलो भाई पैसा है, आगे की चिंता छोड़ो, अभी मजे करो।
ये सब बातें इस बात का प्रमाण देती है कि यूरोप अब नई कला का व सभ्यता का क्या है साथियों, सभ्यता की तरफ उन्मुख हो रहा है। इसके अलावा स्कॉलास्टिक विचारधारा का प्रभाव, अब ये क्या है, तो स्कॉलास्टिक विचारधारा का आधार अरस्तु का तर्कशास्त्र और सेंट अगस्टाइन का तत्व विज्ञान है। इसमें अरस्तु जो है उसका तर्कशास्त्र और सेंट अगस्टीन जो है साथी उसका तत्व विज्ञान। इस विचारधारा के व्यक्ति धर्म तर्क दोनों में विश्वास करते हैं, यानी कि धर्म में भी विश्वास करेंगे और तर्क में भी विश्वास करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि जो दिखा वो उसको मान लिया, तर्क में भी विश्वास करते थे। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में यह दो विचारधाराओं में विभक्त हो गया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार धर्मशास्त्र को समझने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। मार्टिन लूथर इन विचारधारा का प्रणेता था। दूसरी धारा ने जो प्राचीनता पर आधारित थी, तर्क पर विशेष जोर दिया। यह थॉमस एक्विनास के विचारों से प्रभावित थी। इसके परिणाम स्वरूप लोग तर्क सम्मत धारणाओं पर विश्वास करने लगे, तर्कहीन मान्यताओं से मुंह मोड़ने लगे। यानी कि अब जिस बात में तर्क नजर नहीं आएगा उस बात पर वो फोकस ही नहीं करेंगे, हर चीज जो है उसे तर्क के आधार पर परखा जाएगा। विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना, चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत कुबलई खान के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पेकिंग व समरकंद अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बन गए। वेनिस निवासी मार्को पोलो 1772 ईस्वी में उसी के दरबार में गया। वहां से लौटकर उसने अपनी यात्रा का विशुद्ध वर्णन किया। इस वर्णन से यूरोपवासी एशियाई देशों में आने को आतुर हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये सारे जो थे क्या थे, ये थे सारे पुनर्जागरण के कारण। ठीक है, अब देखिए ये 11 पॉइंट है, आप इनमें से कोई भी अच्छे पॉइंट 5 पॉइंट, भाई 5 पॉइंट ले सकते हैं। कुस्तुनतुनिया का पतन, व्यापारिक क्रांति, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर देख सकते हैं भाई समुद्री मार्गों की खोज, धर्म युद्ध, ऐसे कोई भी 5 पॉइंट ले लीजिए और उन पर अच्छे से अध्ययन कीजिए। सारे 11 के 11 पॉइंट अगर कोई याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एग्जाम के दृष्टिकोण से 5 याद करें और उन्हें अच्छे से आप इंट्रोडक्शन के रूप में आप दे सकते हैं। आगे देखिए परिणाम क्या हुए। अब भाई साहब ऐसी ये जो उन्नत ज्ञान लोगों को मिला, मानववादी विचारधारा का विकास हुआ, ठीक है, लोग जो है अंधकार युग से अब एक नवीन युग, नए सवेरे की तरफ आगे बढ़े, तो इसका क्या परिणाम हुआ, तो देखते हैं इसके परिणाम। पुनर्जागरण के परिणाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी थे। पुनर्जागरण के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण थे और दूरगामी थे। इसके कारण यूरोप के जीवन में परिवर्तन आया, मध्यकालीन मान्यताओं व परंपराओं का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार थे। भाई आधुनिक युग की, भाई अब जो पुरानी परंपरा है उसका त्याग हुआ, आधुनिक युग की क्या हुआ, शुरुआत मानी गई। अब देखते हैं यहाँ पर वैचारिक स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए इस पॉइंट को सीधा समझिए आप। वैचारिक स्वतंत्रता यानी कि अब व्यक्ति विचार के दृष्टिकोण से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि वह उसके ऊपर कोई धर्म का बंधन है, वह कोई भी, यानी कि अगर वह चित्रकला बनाता है, कोई चित्र बनाता है, तो उसमें अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उस प्रकार का चित्र बना सकता है। जरूरी नहीं कि उसको धर्म पर ही चित्र बनाना है, यानी कि मानसिक रूप से वह स्वतंत्र, वैचारिक रूप से उसे स्वतंत्रता मिल गई। दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। अब वह परलोक की चिंता करने लगा, स्वर्ग नरक के बारे में उसको परवाह नहीं है, उसको तो वर्तमान की परवाह है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब पढ़ते हैं इसमें। पुनर्जागरण ने लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे विचारों की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि इससे पूर्व धर्माधिकारी जो कुछ भी जनता को बताते थे, लोग उसका आंख बंद करके अनुमोदन कर लेते थे। इससे पहले क्या करते थे, धर्माधिकारी जो बताते थे उस पर आंख बंद कर विश्वास कर लो। अभी हम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, पाप मोचन पत्र लो, पापों से मुक्ति पाओ। अब लोगों ने मान लिया और खरीद रहे हैं पागलों की तरह, है ना। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास के अंदर ये चीजें नहीं चलेगी। उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन एवं विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इससे पहले वे स्वतंत्र रूप से नहीं सोच सकते थे। परिणाम स्वरूप लोगों की बुद्धि कुंठित हो गई थी, प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। पुनर्जागरण काल में तर्क का महत्व बढ़ा। जो वस्तु तर्क के आधार पर खरी उतरी उसी पर लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। तो एक तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना क्या है, इसका महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। आगे देखेंगे साथियों, नेक्स्ट है, इसी कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिससे निरीक्षण, अन्वेषण और परीक्षण पर बल दिया गया। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। अब भाई साहब लोग जो हैं जागरूक हुए तो उन्होंने अपने राष्ट्र के बारे में सोचना भी शुरू किया, राष्ट्र हित के बारे में काम करने शुरू किए, तो राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के कारण लोगों में राष्ट्रीयता भावना का विकास हुआ। लोगों में अपने अपने राष्ट्र की प्रगति के विकास में रुचि बढ़ने लगी। स्थानीय भाषाओं के विकास ने राष्ट्रीयता की भावना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भाई जैसे कि मान लो कि कोई बंगाल में रह रहा है, अब मैं हिंदी में वहां भाषण दे रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा, या मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, उसको तो बंगाली समझ में आएगी। तो अब स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। अब भाई बंगाली लोगों को बंगाली में समझाओ, उर्दू है तो उनको उर्दू में समझाओ, ठीक है, जो जहां लैंग्वेज चलती है वैसे स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ, जिससे हर लोग जो है
हर प्रकार की भाषा जानने वाले लोग हैं वह जानने लगे, उनमें ज्ञान आने लगा, उनकी भाषाओं में अगर वो सुनते थे तो उन्हें जो है नॉलेज बढ़ने लगा उनका, और जो राष्ट्रवादी भावना है उसका विकास हुआ। इन भाषाओं के अभ्युदय ने प्रांतीयता की भावना को प्रभावहीन बनाने में भी सक्रिय योगदान दिया। व्यापार वाणिज्य के विकास तथा उपनिवेशों की स्थापना और साम्राज्यवादी विस्तार ने राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत बनाया। अब प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्न करने लगा। ठीक है। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में सफल हुआ। इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति में विद्यमान शक्ति उपयोग मानव जीवन की को सुखी और संपन्न बनाने के लिए किया जाने लगा। अब देवताओं के महत्व की अपेक्षा मानव जीवन का महत्व बढ़ा। ठीक है। पहले धर्माधिकारियों को बोलबाला था, अब मानववादी विचारधारा आ गई है, अब उनका कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। पुनर्जागरण काल के विद्वान मानववादी थे, उनकी मनोवृत्ति विवेचनात्मक थी। मानव की सुख समृद्धि हेतु मानव संसार को सुख सुविधाओं को संपन्न किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप आकर्षक नगरों एवं सुविधाजनक घरों का निर्माण किया जाने लगा। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान बनने लगे। रहन सहन के स्तर में वृद्धि हुई तथा स्त्रियों का जीवन भी अधिक सुखी और आकर्षक बन गया। उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इस प्रकार भौतिक दृष्टिकोण में विकास ने आधुनिक युग का श्री गणेश किया। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार पुरुष महिला दोनों शिक्षित हो रहे हैं। अब साथियों, शिक्षित होंगे तो सीधी सी बात है अपने हितों के प्रति जागरूक तो होंगे ही। धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण। और साथियों, ये पुनर्जागरण जो है इसी ने धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण किया, क्योंकि अब जो धर्माधिकारी थे उनका बोलबाला अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और फिर इसी ने जो है धर्म सुधार का जो मार्ग है वह प्रशस्त किया। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो बौद्धिक विकास हुआ उसका सर्वाधिक प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर पड़ा। धर्म युद्धों ने पहले ही पोप के प्रभाव को नष्ट कर दिया था। पोप साथियों जो कि निरंकुश था, अपनी मर्जी चलाता था, तानाशाह था, परंतु पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादन ने प्राचीन धार्मिक सिद्धांतों और परंपरागत धार्मिक विश्वासों को हिला दिया। परिणाम स्वरूप धार्मिक बंधन शिथिल पड़ गए, यानी कि अब जो धार्मिक बंधन है वे ढीले पड़ गए, कमजोर पड़ गए। नवीन विचारों से प्रेरित लोगों ने धर्म के क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। प्रेस के आविष्कार के कारण धर्म का गूढ़ ज्ञान जो अब तक विशेष व्यक्तियों के पास ही था सर्वसाधारण तक पहुंच गया। अब जो साथियों प्रेस है, उस प्रेस से जो है बाइबल जो है वह लोगों के घर घर तक पहुंच गई। बाइबल एवं अन्य धार्मिक ग्रंथ का लोक भाषा में अनुवाद हुआ। मार्टिन लूथर जिसने कि जर्मनी के अंदर जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता का अनेक मिथ्या अंधविश्वास से जो है अंधविश्वासों से विश्वास उठ गया और वे सुधारों की मांग करने लगे। इससे धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। वास्तव में धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण का ही परिणाम था। ठीक है। धर्म सुधार में क्या हुआ था, उसमें भी साथी जो लोग हैं वह जो धार्मिक धर्मगुरु जो पोप कहता था उसको मान लेते थे, यानी कि उनमें मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाया था। अब पुनर्जागरण ने धर्म सुधार की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। ठीक है। विकसित पाठ्यक्रम। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूनानी लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु की रचनाओं को महत्वपूर्ण स्थान मिला। शिक्षा के क्षेत्र में आत्म विरोध के स्थान पर आत्म उद्गार का आदर्श स्थापित हुआ। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में आत्म विरोध के स्थान पर अब आत्म उद्गार का क्या हुआ, आदर्श स्थापित हुआ। विज्ञान गणित के शिक्षण के साथ ही सामाजिक विज्ञान के विषयों पर भी बल दिया जाने लगा। इसके अलावा अन्य परिणाम देखें तो पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में प्राचीन संसार के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न की। धार्मिक अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क बुद्धि को प्रोत्साहन दिया। परिणाम स्वरूप मानव जीवन में धर्म के प्रभाव में कमी आई। ठीक है। पुनर्जागरण का एक परिणाम देशज भाषाओं एवं साहित्य के रूप में सामने आया। पुनर्जागरण ने इतिहास के अध्ययन को भी साथ में क्या कर दिया, एक प्रकार से सरल बना दिया। ठीक है। इतिहास के अध्ययन को प्रभावित किया क्योंकि अब इतिहास का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाने लगा। अब साथी जो इतिहास है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। कला के विकास ने भी पुनर्जागरण में योगदान दिया। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण करने का श्रेय पुनर्जागरण को देता है। अब देखिए, एक तो धर्म सुधार आंदोलन की जो है धर्म सुधार आंदोलन है, इसे प्रोत्साहन दे रहा है पुनर्जागरण। इसी के साथ औद्योगिक क्रांति को भी की जो पृष्ठभूमि उसे भी तैयार कर रहा है। भौगोलिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप मानव की भौगोलिक जानकारी का विस्तार हुआ। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप जो अब तक अज्ञात थे
प्रकाश में आ गए। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था दूसरी दुनिया का, ये अमेरिका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी खोज होने लगी। इन स्थानों में नई बस्तियां स्थापित हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधों का विकास हुआ और बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, साथ ही समुद्री खोज हुई, समुद्र जो व्यापार है, समुद्री व्यापार बढ़ने लगा, तो उससे उद्योग व्यवसाय बढ़ने लगा, जिससे औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म व राजनीति में महत्वपूर्ण जो है साथियों क्या निभाई, अपनी भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप मानव अपनी आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करने में सफल हुआ। इस प्रकार मानव सभ्यता के इतिहास में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आगे देखो, पुनर्जागरण इटली से ही क्यों प्रारंभ हुआ था, इसके क्या कारण थे, है ना। तो इसके पीछे उत्तरदायी कारणों में हमने देखा था भाई, पुनर्जागरण जो है इटली की भौगोलिक स्थिति कुछ अच्छी थी। इटली जो है वह प्राचीन रोम सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। तो देखिए, पुनर्जागरण क्रमशः संपूर्ण यूरोप में विस्तार को प्राप्त हुआ। पुनर्जागरण क्रमशः संपूर्ण यूरोप में विस्तार को प्राप्त हुआ। इस जागृति को लाने में सर्वप्रथम जिस देश का बहुमूल्य योगदान रहा, उसमें इटली का नाम आता है। ठीक है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इटली में यह जागरण प्रक्रिया क्यों शुरू हुई। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है इस पर, इटली के नगर ज्ञान व संस्कृति के केंद्र थे। ठीक है, और जहां ज्ञान और संस्कृति का विकास होगा, वहां के लोग भी साथियों, उनके मानसिक विकास भी होगा लोगों का। अब देखिए, तुर्कियों ने जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो यूनानी विद्वान अपनी पांडुलिपियों को लेकर इटली भाग गए। उन पांडुलिपियों में क्या होता था साथियों, ज्ञान की बातें होती थी, उसे लेकर अभी इटली आ गए। इसके अलावा रोम व इटली के अन्य नगरों के चर्च लेटिन साहित्य से परिपूर्ण थे। अंत विद्वानों को नवीन ज्ञान का दीप जलाने में यहाँ संग्रहालय तथा वृहद पुस्तकालयों को महान सहायता मिली। अब साथियों, जो विद्वान वर्ग है वह इटली आकर बस गया। अब जहां जो विद्वान आकर बसेंगे, वहां जो वह अपनी विद्वता दिखाएंगे, नई नई जो आविष्कार करेंगे, नई नई रचनाओं का विकास करेंगे, और जो है मानव जीवन को साथियों क्या करेंगे, मानव में जागरूकता लाने का काम करेंगे। दूसरा है इटली के धनी नगर। इटली को और पूर्वी देशों के मध्य व्यापार की निरंतरता से इटली के लोग संपन्नता को प्राप्त हुए। ठीक है, धन संपन्न लोग थे, और साथ ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जब धन संपन्न लोग थे तो उन्होंने जो है इहलोक में ज्यादा विश्वास किया बजाय कि परलोक के। ठीक है, और ये जो धन संपन्न लोग हैं, इन्होंने धर्म के जो कठोर बंधन इन्हें मानने से भी इनकार कर लिया। इन समृद्ध लोगों ने के लिए संस्कृति को प्रोत्साहित करना संभव हो गया। इन्हीं लोगों ने कलाकारों को प्रोत्साहन दिया, प्रतिमाओं के साथ साथ चित्रों का निर्माण करना एवं सहज कार्य बनाया। विशाल पैमाने पर भवनों का निर्माण कराया गया। संत पीटर का गिरजा जो रोम नगर में है, आज विश्व का एक आश्चर्य बना हुआ है। इसके अलावा धर्म युद्धों से लौटने वाले ने भी इटली को ही जो है साथियों निवास स्थान बनाया। जो धर्म युद्ध हुए थे साथियों, उन धर्म युद्धों से जो लौटकर वापस आए, वो जो है इटली के अंदर ही आकर बस गए। मुसलमानों के विरुद्ध लड़े गए विभिन्न धर्म युद्धों में पोप की प्रेरणा से किसान, सामंत, प्रशासक, व्यापारी, इन ये जो सारे जो वर्ग हैं साथियों, ये धर्म युद्धों में शामिल हुए। युद्ध से लौटकर जब व्यापारी, सामंत व किसान यूरोप आए, तो उनमें बहुत से इटली में ही बस गए। इस प्रकार पूर्वी देशों व मुस्लिम सभ्यता के जो विचार वे अपने साथ लाए, इटली में प्रसारित करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप भी यह आंदोलन सर्वप्रथम इटली में ही प्रारंभ हुआ। तो जो वो अपने साथ विचारधारा लेकर आए थे, उस विचारधारा का प्रचार प्रसार इटली में करने लगे। साहूकारों और सामान्य जनता के प्रयास, वणिकों ने अपने संरक्षण में कलावंतों और लेखकों को रखा। ठीक है, ये जो लेखक, ये जो हम कह सकते हैं बुद्धिजीवी वर्ग जो था, जो भाग के आ गया था साथ में इटली में बस गया था, इनको संरक्षण दिया। इन धनी पुरुषों में फ्लोरेंस के व्यापारी लॉरेंस मैग्निफिसेंट का नाम उल्लेखनीय है। लॉरेंजो ने भास्करों, भवन निर्माताओं, ठीक है, लेखकों को खुले दिल से आरक्षण दिया। इटली की जनता भी सृजनशील प्रकृति की थी। साहूकारों और जनता के सम्मिलित सहयोग से कला का विकास हुआ। लॉरेंजो ने यूनानी पांडुलेखों का भी लेटिन भाषा में अनुवाद करवाकर पुनर्जागरण में अपना सहयोग दिया। यानी कि जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं लेटिन भाषा में अनुवाद करवाया, जो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, पोप निकोलस पंचम का सहयोग, संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण कराने वाला निकोलस पंचम ही था। उसने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की तथा लगभग समस्त रोम जो है साथियों इसका निर्माण करवाया। पुस्तकों के अनुवाद का कार्य उसी की देखरेख में हुआ। अब साथियों पुस्तकों को अनुवाद होने लगा, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होने लगा। अब ये देखिए, हर क्षेत्र में उन्हीं क्षेत्र से संबंधित जो भाषा बोली जाती थी, उन्हीं भाषाओं में जो है साथियों पुस्तकें छपने लगी। उसमें रोम में उल्लेखित विद्वानों तथा कलाकारों को आमंत्रित किया गया। लोरेंजो यद्यपि पोप की सत्ता का विरोधी था, वह भी उसके द्वारा आमंत्रित किया गया तथा अनुवादकों में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा देखिए, तुर्कों के विरुद्ध धर्म युद्धों
को आयोजित करने में भी उसका महान हाथ था। ठीक है, रोम का लैटिन साहित्य का केंद्र होना, वही बात सामने आ रही है, लैटिन साहित्य का केंद्र था साथियों। पुनर्जागरण आंदोलन में लैटिन व यूनानी भाषाओं की जो है साथियों काफी योगदान दिया गया। यूनानी व लैटिन भाषाएं ही सहायक हुई थी पुनर्जागरण के अंदर। यूनानी साहित्य तो कुस्तुनतुनिया से आने वाले यूनानी विद्वान लाए थे। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप की एक भाषा लैटिन ही थी, और जो यूनानी लोग वहां से आए थे वे यूनानी भाषा को भी लेकर आ गए। तो जो यूनानी और लैटिन भाषा है उन्होंने सहयोग दिया। इटली लैटिन साहित्य का केंद्र प्राचीन काल से ही चला आ रहा था, और इसी कारण वह इस आंदोलन को प्रेरणा देने का प्रधान केंद्र बन गया। दांते कवि को पुनर्जागरण का महान निदेशक एवं प्रेरक माना जाता है। दांते ने कौन सी पुस्तक लिखी थी साथियों? याद होगी आपको, डिवाइन कॉमेडी, है ना, डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, याद रखना। अपनी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी में पोप और सामंतों के नैतिक पतन की ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित किया। उसने स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद की भावना का प्रसार किया, और यही भावना नवीन संस्कृति के हर पहलू में पाई जाती है। इटली में विभिन्न जातियों का होना, अब साथियों ये विभिन्न जाति है साथियों, इन्होंने भी जो है पुनर्जागरण में योगदान दिया। इटली में ही पुनर्जागरण आरंभ होने का एक कारण यह भी था कि उस प्रायद्वीप में विभिन्न जातियों का संगम था। इन जातियों में गाद्य, लोम्बार्डी, फ्रैंक, अरब, नार्पन जातियां प्रमुख थी। रोमन, बैजंती, अरब सभ्यताओं के पारस्परिक संपर्क और खुलेपन के फलस्वरूप मानसिक उन्नयन तथा व्यापारिक, सामाजिक एवं बौद्धिक आंदोलन का साथियों क्या हुआ? विकास यहाँ पर हुआ, और इस वजह से जो है जो पुनर्जागरण है उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली से प्रारंभ पुनर्जागरण के उपयुक्त आधारों को ही आधुनिक विश्व का इतिहास में श्री सुरेश चंद्र गुप्त ने व्यापारिक समृद्धि, धनी मध्यम वर्ग का उदय, रोम संस्कृति का आधार, विदेशी संस्कृतियों से संपर्क, नगरीय जीवन का जो उन्मेष है वह, इसके अलावा स्वतंत्र नगर राज्यों का उदय, पोप और ईसाई धर्म की गिरती प्रतिष्ठा, धर्म निरपेक्ष शिक्षण का आरंभ, मानववाद का उदय, दक्षिणी पूर्वी यूरोप पर तुर्की के आक्रमण आदि शीर्षकों से विभाजित किया। यानी कि हम कह सकते हैं इतने सारे जो कारण है साथियों, ये सभी उत्तरदायी है पुनर्जागरण को प्रोत्साहन देने में और इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत करने में। इनका प्रभाव साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीतिक, दर्शन आदि क्षेत्रों में पड़ा। अब हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल के अंदर जो है साहित्य कला में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो देखिए, पुनर्जागरण काल में साहित्य की उन्नति, पुनर्जागरण काल में साहित्य व कला की उन्नति हुई। जितनी उन्नति इस काल में हुई उतनी प्राचीन युग में केवल यूनान में ही हुई थी। यानी कि जो यूनान है वह तो साहित्य और जो बुद्धिजीवी वर्गों का क्या था साथियों, एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, और यही यूनानी जो है इटली में आकर बस गए थे, और इन्होंने जो है साथियों पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया था। पुनर्जागरण काल में ही हुई साहित्य व कला की उन्नति यूरोप में आधुनिक युग लाने में काफी सहायक हुई। पुनर्जागरण काल में साहित्य की उन्नति के दो रूप थे। पहला रूप प्राचीन लैटिन, रोम और यूनानी साहित्य का पुनरुद्धार था। दूसरा रूप प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य का सृजन था। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं प्राचीन लैटिन और यूनानी साहित्य का पुनरुद्धार। प्राचीन लैटिन और यूनानी साहित्य का पुनरुद्धार दो ढंग से किया गया था। पहला ढंग क्या था साथियों? तो पहला ढंग था लुप्त प्राचीन ग्रंथों की खोज निकालना, यानी कि जो गुम गए हैं उन्हें खोजना, क्योंकि साथियों जो प्राचीन ज्ञान है वह उन्हीं से हमें प्राप्त होने वाला था। बहुत से प्राचीन ग्रंथ लापता हो चुके थे, उन्हें लोग जो है उन्हें भूल चुके थे तथा इसकी जानकारी नहीं के बराबर थी। ठीक है, इन ग्रंथों को पुनर्जागरण काल के साहित्य सेवियों ने अथक परिश्रम कर ढूंढ निकाला, आखिरकार ढूंढ ही निकाला इन ग्रंथों को। इन ग्रंथों के नए शुद्ध संस्करण प्रकाशित हुए। अब जो पुराने ग्रंथ थे उनके जो नए संस्करण यानी कि उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नए संस्करणों को प्रकाशित किया गया। प्राचीन साहित्य के पुनरुद्धार का दूसरा ढंग था इस साहित्य का नए दृष्टिकोण से अध्ययन व मनन। साहित्य के ग्रंथ का अध्ययन व मनन अब तक धार्मिक दृष्टिकोण से ही होता था। मैंने बताया था ना, इससे पहले लोग सिर्फ धर्म से ऊपर उठ के देखते नहीं थे, वो सोचते नहीं थे कि धर्म के अलावा भी कुछ है। लेकिन अब जो लोग हैं साथियों, धर्म को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भी जो अपने विचार जो है इमेजिनेशन करने लगे। पुनर्जागरण काल के विद्वानों ने इन ग्रंथों का अध्ययन वैज्ञानिक और कलात्मक ढंग से किया। उन्हें इन ग्रंथों में ऐसी बहुत सी बातें साथियों मिली जिन्होंने क्या किया, मिली जो आत्मविश्वास, आत्म विकास, मनुष्य की महत्ता, लौकिक सुखों आदि को पुनर्जागरण काल में विचारों की पुष्टि करती है। यानी कि उन ग्रंथों के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मानव के अंदर जागरूकता लेके आए, आत्मविश्वास पैदा करे, कॉन्फिडेंस पैदा करे, आत्म विकास, मनुष्य की महत्ता जो कि मानववादी विचारधारा के अंदर महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें इन ग्रंथों में इनको मिली। विचारों की पुष्टि करने वाले प्राचीन ग्रंथों की सामग्रियों का पुस्तकों के रूप में प्रकाशन हुआ। प्राचीन साहित्य और उस पर आधारित पुस्तकें शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। यूरोप का शिक्षित वर्ग बड़े चाव से इनका अध्ययन व मनन करने लगा। विश्वविद्यालयों में इस साहित्य का अध्ययन और अध्यापन होने लगा।
प्राचीन साहित्य की धारा यूरोप भर में बहने लगी। प्राचीन लेटिन और यूनानी साहित्य का पुनरुद्धार करने वाले साहित्यकारों में मैनुअल क्राइसोलर, लॉरेंजोवाला आदि प्रमुख थे। ये कुछ नाम है, इसके अलावा आप जरूरी नहीं आप यही नाम लिखें, आप और भी साहित्यकार हैं साथियों, उनके भी नाम लिख सकते हैं जो इजी लगे आपको। प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य, ये वही टॉपिक है साथियों, वही पॉइंट है कि जो प्रादेशिक भाषा है उनमें साहित्य की रचना होने लगी, जिससे आम जनता के जो लोग हैं वह भी जो है साहित्य को समझने लगे। पुनर्जागरण काल में विद्वानों ने प्राचीन लेटिन और यूनानी साहित्य की बहुत सी पुस्तकों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया। छापे खाने का आविष्कार हो चुकने से अनुदित प्राचीन पुस्तकें बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित हुई। सामान्य लोग लेटिन व यूनानी भाषा में से अनभिज्ञ होने के कारण इन भाषाओं की पुस्तकों से लाभ नहीं उठा पाते थे। अब वे इन पुस्तकों के प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित हो जाने से इनसे लाभान्वित होने लगे। प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य भंडार खूब भरा, लगभग सभी मुख्य देशों की भाषाओं में अच्छे साहित्य का सृजन हुआ। ठीक है साथियों, तो कहने का मतलब वो ये प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ, जिससे हर क्षेत्र के जो लोग हैं वह जो साहित्य के अंदर क्या लिखा होता था उन्हें समझने लगे। आगे देखो, यूरोप के विभिन्न देशों में साहित्य की उन्नति व विकास का विवरण इस प्रकार है। अब देखिए इटली की बात करें, पुनर्जागरण काल के साहित्य के विकास में इटली अन्य सब देशों से बहुत आगे था। लगभग 200 वर्ष 1340 से 1544 तक इटली के नगर साहित्य के केंद्र रहे। फ्लोरेंस नगर तो साहित्यकारों और कलाकारों का अनुपम भंडार था। हम देखेंगे जितने भी कलाकार थे ये फ्लोरेंस के ही थे। कहाँ के थे? फ्लोरेंस के ही। अभी देखना आप, फ्लोरेंस के बहुत ज्यादा आपको कलाकार मिलेंगे। तो जो फ्लोरेंस है वह नगरों के ये जो साहित्यकार है इनका एक भंडार था, कलाकारों का एक भंडार क्षेत्र था फ्लोरेंस। ठीक है, इटली के साहित्यकारों की श्रृंखला लब्ध प्रतिष्ठित कवि दांते से आरंभ हुई। वह हुआ तो जो दांते है साथियों, इससे जो है हम देख सकते हैं कि जो साहित्यकारों की श्रृंखला शुरुआत होती है मध्य युग के अंतिम काल में पर उसकी रचनाएं आने वाले युग की झलक दिखाती है। जो दांते की रचनाएं हैं वह हमें साथियों पुनर्जागरण कालीन जो है युग की झलक हमें प्रस्तुत करती है। दांते का सबसे प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी है, मैं बता चुका हूं बहुत बार आपको। दांते के बाद महान कवि और कहानीकार पेट्रार्क, जो कि मानववादी विचारधारा के क्या थे, समर्थक थे, का नाम स्मरणीय है। उनकी सोनेट्स, ठीक है, सोनेट्स बहुत ही उच्च कोटि की रचना है। इटली में साहित्य का भंडार भरने वाले अन्य साहित्यकारों में हास्य कहानीकार बोकासियो है। बोकासियो जिन्होंने डेकामरोन भी लिखी थी। इसके कवि है, उसका नाम क्या है? एरिस्टो। कवि टोसी, इतिहास व राजनीतिक शास्त्री मैकियावली आदि साथियों प्रमुख है। मैकियावली ने जिन्होंने द प्रिंस लिखी थी, क्या लिखी थी? द प्रिंस, जो कि एक राजनीतिक कुटिल राजनीति का जो एक ग्रंथ माना जाता है। जर्मनी देखें तो जर्मनी में भी साहित्य की बहुत उन्नति हुई। जर्मनी के साहित्यकारों में जानर युकाल्सी, साथियों नाम थोड़ा ऐसा अजीब सा है, जर्मनी नाम है, ठीक है, जानर युकाल्सी, किट्स युवियानस, अल बिकोबन, हट्टन, मार्टिन लूथर। अब ये मार्टिन लूथर तो आपको पता है जर्मनी, ये याद रख लेना, ठीक है। मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता था। उसने धर्म ग्रंथ जर्मन जो बाइबल है उसका जर्मन में क्या किया था? अनुवाद किया था। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के साहित्यकारों में अपनी अमूल्य रचनाओं में अंग्रेजी के साहित्य का भंडार भरा। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इनमें से अनेकों को बहुत ही उच्च स्थान आज भी प्राप्त है। चौसर है साथियों, चौसर जो इंग्लिश लिटरेचर का महान विद्वान माना जाता है। मिल्टन है, शेक्सपियर को आप जैसे भारत में कालिदास को क्या कह देते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। शेक्सपियर रोमांटिक कवि माना जाता है, ठीक है, शेक्सपियर है। इसके अलावा बेकन है, एडमंड स्पेंसर है, टॉमस मूर है। टॉमस मूर साथियों जिसने यूटोपिया लिखी थी, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो है। शेक्सपियर विश्व का प्रमुखतम नाटककार माना जाता है। चौसर की कैंटरबरी टेल्स किसकी? चौसर की है। मिल्टन का पैराडाइज लास्ट। एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन, ये फेरी क्वीन किसका है? एडमंड स्पेंसर। अमर कृतियां, यानी कि ये आज भी साथियों आप देखेंगे ये जो शेक्सपियर की तो बहुत सी कृतियां आज भी इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी पढ़ते ही हैं साथियों, चौसर के पढ़ते ही हैं, ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल की बात करें तो सर्वेंटीज, लोप डी वेगा, कोलेंडेटन आदि स्पेन भाषा के मुख्य साहित्यकार हैं। सर्वेंटीज का प्रसिद्ध ग्रंथ है डॉन क्विक्सोट, है ना। डॉन क्विक्सोट जो है साथियों सर्वेंटीज का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें सामंतों का बड़े ही रोचक ढंग से मजाक उड़ाया गया है, ठीक है। सामंतों का, सामंत व्यवस्था भी हम आगे पढ़ेंगे, उनका मजाक उड़ाया गया है। फ्रांस की बात करें तो जिन विद्वानों ने फ्रांस में साहित्य का विकास किया उनमें रोबेल है, रासिने हैं, इसके अलावा फेर्निल है, मोलियर मोंटेन इत्यादि प्रसिद्ध जो है माने जाते हैं। आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट, यूरोप के मुख्य देशों के साहित्यकारों की ऊपर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण काल में कुछ और प्रमुख साहित्यकार थे जिसमें एरास्मस है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था।
जीवन का बड़ा भाग जो है यूरोप के विभिन्न देशों में भ्रमण करने और वहां साहित्य का अध्ययन करने में उनका जो है सेवा करने में बीता था। ठीक है। प्रेज ऑफ फोली उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसका? एरास्मस का, याद रखना है ना, ये अति लघुतरात्मक प्रश्नों के रूप में पूछ लिया जाएगा। इसमें उसने पादरियों आदि का जोरों शोरों से क्या किया? मजाक उड़ाया है। पुनर्जागरण काल के साहित्य का महत्व क्या है साथियों? तो देखिए, इसको पढ़ने से बढ़िया मैं आपको समझा दूं कि साहित्य का महत्व यह है कि जो साथियों साहित्य के अंदर, साहित्य ने आम लोगों के अंदर राष्ट्रीय भाषा का, राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उसका प्रोत्साहन दिया उसे। इसके अलावा जो साहित्य है, इस साहित्य के अंदर साथियों क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य लिखे जाने लगे और आम जनता में क्या हुआ? जागरूकता का विकास हुआ। पुनर्जागरण काल में साहित्य ने यूरोप की नई शिक्षा दी, लोग नए ढंग से सोचने विचारने लगे, मानव जीवन के महत्व के बारे में उनका दृष्टिकोण एकदम बदल गया, संसार निस्सार न रहा। नवीन दृष्टिकोण ने नई विचारधारा व धाराओं को जन्म दिया, आगे चलकर और विकसित हुई। ठीक है, ऐसी विचारधाराएं जो आगे चलकर और विकसित हुई। इनके फलस्वरूप यूरोप में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, पुरानी मान्यताएं समाप्त हुई, नई कायम हुई। यूरोप भारत में नई चेतना, यूरोप भर में ठीक है साथियों, नई चेतना आई। इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम निकले। ठीक है, दूरगामी परिणाम यानी कि हम देख सकते हैं पुनर्जागरण, उसके बाद में साथियों धर्म सुधार आंदोलन देखते हैं, आगे औद्योगिक क्रांति देखते हैं। चलिए, पुनर्जागरण काल में कला की उन्नति तो पुनर्जागरण काल में साहित्य के साथ कला की भी बहुत उन्नति हुई थी। साहित्य व कला दोनों की उन्नति ने मिलकर पुनर्जागरण काल को यूरोपीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। मध्ययुगीन साहित्य की भांति मध्ययुगीन कला पर धर्म की पूरी छाप थी। चर्च की शिक्षाओं का, आदेशों का, इसके द्वारा प्रतिपादित धार्मिक विश्वासों का प्रचार करना, लोगों की श्रद्धा पैदा करना, है ना। इसके अलावा जो है मध्ययुगीन कला का क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इस उद्देश्य को पूरा करने वाली बातों की रचना कला में की जाती है। पुनर्जागरण काल का साहित्य और कला मध्ययुगीन साहित्य तथा कला से भिन्न था। साहित्य की भांति पुनर्जागरण काल की कला भी मानववादी थी। कला का विषय धर्म न रहकर मानव जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया पहले जो लोग हैं वह किस पर आधारित थे? इस धर्म पर आधारित थे। अब साथियों इस धर्म को छोड़कर प्राकृतिक सौंदर्यता, इसके ऊपर जो लोग हैं वह क्या हो गए? आधारित हो गए। अब देखो, पुनर्जागरण काल में कला की उन्नति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, वास्तुकला, जिस प्रकार पुनर्जागरण काल में साहित्य का विकास साहित्यकारों ने प्राचीन लैटिन व यूनानी साहित्य का अध्ययन कर किया, उसी प्रकार पुनर्जागरण काल की जो कला का है, कला का विकास भी रोम और यूनान के प्राचीन अवशेषों तथा स्थापत्य ग्रंथों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप हुआ। प्राचीन लैटिन और यूनानी स्थापत्य के आधार पर आवश्यक परिवर्तन सहित पुनर्जागरण काल की कला विकसित हुई। मध्ययुगीन स्थापत्य में गोथिक शैली की प्रधानता रही। गगनचुंबी भवनों का निर्माण इसकी विशेषता। गगनचुंबी यानी कि इतनी ऊंचाई, इतनी हाइट्स पर होती थी कि ऐसा लगता था कि आसमान को चीर के निकल रही है ना। अब कम ऊंचे भवन बनाए जाने लगे। ये मध्ययुगीन भवनों की उपेक्षा सादे भी थे। स्तंभ और मेहराब प्रधान प्राचीन शैली पुनर्जागरण काल की स्थापत्य की विशेषता है। साहित्य के क्षेत्र की भांति स्थापत्य के क्षेत्र में भी जो है साथियों, इटली व अन्य सब देशों से आगे था। ठीक, इटली जो है वह साहित्य और स्थापत्य दोनों ही क्षेत्रों में अन्य सब देशों से आगे हुआ। स्थापत्य कला की पुनर्जागरण काल में उन्नति करने वालों में फिलिपो ब्रूनोलेस्की, ठीक है, क्या नाम है? ब्रूनोलेस्की आदि प्रमुख है। इसके अलावा एक है बमांते, ये प्रमुख है। ठीक है, आगे देखिए मूर्तिकला में साथियों माइकल एंजेलो को देखेंगे। पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला में उन्नति हुई। इस काल में एक नई शैली का उदय हुआ। यह शैली आदर्श और यथार्थवाद का मिश्रण तथा प्राचीन आदर्श और व्यक्तिवाद दोनों से प्रभावित थी। इस काल की अनेक कृतियां महत्व रखती है। इस काल का सर्वप्रथम प्रसिद्ध कलाकार दोनातेलो था। उसने ही इस नई शैली का जन्म दिया। वह इटली के फ्लोरेंस नगर का, देखिए दोस्तों फ्लोरेंस जो है साथियों, बताया था ना, ये फ्लोरेंस जो नगर है ये है कलाकारों का भंडार है। तो ये देखिए दोनातेलो फ्लोरेंस नगर का निवासी था। वह खेलते हुए या बैठे हुए बच्चों की मूर्तियां बनाने में आश्चर्यजनक रूप से सफल हुआ। ठीक है, उसकी बनाई हुई मूर्तियां देखने में वास्तविक लगती थी। जो बच्चे हैं ऐसा लगता है वही वास्तविक बच्चे मालूम होते थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए अपने समय में व्यक्तियों की मूर्तियां बनाने में वह कमाल करता था, एकदम जीवंत मूर्तियां बनाता था। डेविड की तांबे की मूर्ति उसकी अनुपम कृति है। इस काल का सर्वश्रेष्ठ कलाकार माइकल एंजेलो था। उसने यथार्थवाद में आदर्शवाद का बेजोड़ पुट दिया। इटली में रोम और फ्लोरेंस के गिरजाघरों की शोभा उसकी कृतियां अब भी बढ़ा रही है, यानी वर्तमान में भी। देखिए हम तो देख रहे हैं 14वीं शताब्दी की बात, पुनर्जागरण काल की बात, लेकिन वर्तमान में भी जो माइकल एंजेलो की मूर्तियां हैं वह इटली के रोम में जो है शोभा बढ़ा रही है। पुनर्जागरण काल में मूर्ति कला के अन्य प्रसिद्ध कलाकारों में ल्यूका डेल रोबिया और बोराक्यो
के नाम भी क्या है, उल्लेखनीय है। लेकिन आप माइकल एंजेलो का और डोनातेलो का, इन दो का नाम याद रख लो, काफी है। ठीक है, याद नहीं रहेंगे बाकी। मूर्तिकला के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का विशेष अवसर उस समय के कला प्रेमी धनवानों ने प्रदान किया। धनी लोग अच्छी मूर्तियां बनवाने और उससे अपने प्रसादों आदि की शोभा बढ़ाने में विशेष रुचि रखते थे। धनिकों की रुचि ने कलाकारों को अच्छी मूर्तियां बनाने को दक्षित कर दिया। ठीक है साथियों, जो धनी लोग हैं वह अच्छी मूर्ति बनाने व उन्हें प्रसादों में आदि में शोभा बढ़ाने के लिए विशेष रुचि रखते थे। ठीक है, तो उन्होंने भी थोड़ा प्रोत्साहन दिया इसको। चित्रकला की बात करेंगे तो साथियों चित्रकला में हम बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची की। मोनालिसा बनाई थी ना उसने। चलिए, पुनर्जागरण काल में स्थापत्य और मूर्तिकला से भी उन्नति चित्रकला ने की थी। चित्रकला में भी हमें विकास देखने को मिलता है, हर क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है। इस काल के चित्र अपने कलाकारों की आश्चर्यजनक दक्षता, सूझबूझ व कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। मध्य युग में चर्च में या भवनों की दीवारों पर ही चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, मध्य युग में क्या होता था, भवनों की दीवारों और चर्च में चित्र बनाए जाते थे। पुनर्जागरण काल में किरमिज और लकड़ी पर भी चित्र बनाए जाने लगे, यानी कि लकड़ी के ऊपर भी चित्र बनने लगे। मध्य युग के चित्र धर्म और परलोक से संबंधित बातों का चित्रण करते थे। अब परलोक पर भी जो है चित्रण बनने लगे। पुनर्जागरण काल, मध्य युग जो है साथी, इसमें तो धर्म के ऊपर चित्र बनते थे, परलोक की बातें होती थी। अब जो पुनर्जागरण काल है इसमें इहलोक पर चित्र बनेंगे और धर्म से हटकर प्राकृतिक या फिर नारी सौंदर्य पर जो है चित्र बनने लगेंगे। पुनर्जागरण काल के चित्र लौकिक जीवन का चित्रण करने लगे। पुनर्जागरण काल के चित्रकला की उन्नति व विकास का श्रेय फ्लोरेंस नगर के को सबसे अधिक है। देखिए, फ्लोरेंस नगर कलाकारों को भंडार था, इसे ही दिया जाता है। इस काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार लियोनार्डो दा विंची माना जाता है, वह फ्लोरेंस का था। देखिए, ये भी डोनातेलो भी फ्लोरेंस का, ये लियोनार्डो दा विंची भी फ्लोरेंस का है। उसके दो चित्र अनुपम है, एक मिलान का अंतिम भोज, ठीक है, और इसके अलावा एक मोनालिसा। एक तो द लास्ट सपर, मैंने बताया था द लास्ट सपर, अंतिम भोज, और दूसरा है मोनालिसा। चित्रकार फ्रांफिलिपो लिप्पी, माइकल एंजेलो माजात्वो भी फ्लोरेंस के थे। ये माइकल एंजेलो मूर्तिकार भी है, चित्रकार भी है। माइकल एंजेलो ने रोम स्थित सिस्टाइन चैपल की दीवारों पर एक वृहत चित्रकला बनाई। इस चित्रकला को उसने 20 वर्षों में पूरा किया। देखिए दोस्तों, 20 वर्ष लग गए। इस चित्रमाला का एक चित्र अंतिम निर्णय, लास्ट जजमेंट बोलते हैं इसको, अंतिम निर्णय, संसार के सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। लास्ट जजमेंट किसका है? माइकल एंजेलो का है। इसके बाद देखो, फ्लोरेंस नगर के उपरोक्त चित्रकारों के अतिरिक्त इटली में और भी प्रवीण चित्रकार थे। इनमें दो विशेष उल्लेखनीय, एक तो रेफेल है, एक टिशियन है। माइकल एंजेलो के साथ हम रेफेल का नाम भी पढ़ते हैं। रेफेल का स्थान तो चित्रकला विशारदों में सबसे ऊपर लिया जाता है। ठीक है, इसके अनेक चित्र बहुत ही सुंदर हैं। इसमें सबसे सुंदर और मनमोहक चित्र है सिस्टाइन मैडोना का। ठीक है साथियों, ये राफेल का, और मैडोना ऑफ द चेयर नामक दो चित्र हैं। राफेल के दो फेमस चित्र है, सिस्टाइन मैडोना, मैडोना ऑफ द चेयर। सौंदर्य और लावण्य का अनुपम चित्रण रेफेल के चित्रों में हमें देखने को मिलता है। उसकी विशेषता है ये चित्रकला की। तो साथियों, इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि किस प्रकार जो है इटली के अंदर पुनर्जागरण की शुरुआत होती है और पुनर्जागरण काल में किस किस क्षेत्र में विकास होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास हुआ। तो ये सारी चीजें हमने आज इस प्रश्न में देखी। पूरा जो पुनर्जागरण काल है उससे संबंधित बातें इसमें आ गई। अब चाहे लघुतरात्मक प्रश्न आए, चाहे निबंधात्मक प्रश्न आए, आप आराम से इसे पढ़ के अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।